अर्थात शेड्यूल कास्ट के किए गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ज्ञान नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। ज्ञान जानकारी के बाद आता है, तो जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए पहली रिक्वायरमेंट है, पहली जरूरत है कि आपको जानकार बनाया जाए। तो जो शेड्यूल कास्ट जिसे सेकंड इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, उसमें भारत के जो अछूत जातियां हैं उनको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में शेड्यूल कास्ट कहा गया। और उसमें 1703 टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के। यानी 1703 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने इनको बांटा। ब्राह्मण लोगों के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चलाया गया। तो वो कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें दो टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो देश में आजादी का आंदोलन चलाया गया, वो अपने आजादी के आंदोलन में ये कहते थे, क्या कहते थे? अंग्रेजों की पॉलिसी है बांटो और राज करो। तो इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में लोगों को बांटा। ऐसा आरोप अंग्रेजों पर ब्राह्मण लोग लगाते थे। तो ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों को कितने टुकड़ों में बांटा? तो शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े। ऑल इंडिया में, मैं ऑल इंडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर की जो हमारे लोगों की स्थिति है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। 1703 टुकड़ों में बांटा शेड्यूल कास्ट के लोगों को, भूतपूर्व अछूत जाति के लोगों को। आदिवासियों को 801 टुकड़ों में बांटा। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा। टोटल बहुजनों को जिसकी जागृति करने के लिए आपने ये परिषद लगाई, उनको 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा ब्राह्मणों ने। अंग्रेजों ने दो टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ऊपर का छोड़ दो, चलो 6000 ही मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को खाम का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो ज्यादा झंझट की बात मैं थोड़ा सा खत्म कर देता हूं। अगर अंग्रेजों के द्वारा जो दो टुकड़े किए, दो टुकड़े से भागाकार कर दो 6000 का, तो 3000 का आंकड़ा आता है। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक लोग है। गणित समझ में आए है? इतना सीधा सीधा सरल समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं समझा रहा। ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अंग्रेज भी विदेशी है और ब्राह्मण भी विदेशी है, दोनों विदेशी है। दोनों के अंदर गुण है बांटने का।
हमारा दोनों से रिश्तेदारी नहीं है। अंग्रेजों से भी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ब्राह्मणों से भी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दोनों ने हमें बांटा। तो जिन लोगों की जागृति आप करना चाहते हो वो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। जातियां हमारे बाप दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने नहीं बनाई। बाप दादा के प्रॉपर्टी पर हम लोगों को हक बताते हैं ना, हम लोग ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, तो ये जाति तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा, लकड़दादा, परदादा ने नहीं बनाई, जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं, नहीं बनाई। तो ये हम लोगों के द्वारा नहीं बनाई हुई है, तो इसका हमें गर्व करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मणों ने हमें क्यों बांटा? तो हमारी संख्या और ब्राह्मणों की संख्या में बहुत भारी अंतर है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5-2% से ज्यादा नहीं है। तो देश का परसेंटेज बता रहा हूं, देश में सारे ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5%, 2% से ज्यादा नहीं है। ये यवतमाल जिला है, मैं इसी जिले का हूं। ये जो नेर है ये धारवा तहसील में पहले था, जब मैं पढ़ता था धारवा में, तब तहसील नहीं था। तो मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में जो हमारे लोग हैं, वो लोग ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं हैं। तो जाति के आधार पर जिन लोगों ने हमें बांटा, उसका हमें गर्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें टुकड़ों में क्यों बांटा? तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। मेरे गांव में, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, इधर यवतमाल जिले में धारवा तहसील में, मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर था, एक, और उसको 12 गांव का ठेका था। इसका मतलब यह होता है कि 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं था। 12 गांव का तो ठेका, अगर उस गांव में 12 गांव में अगर ब्राह्मण होता तो इसको आने देते। तो 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं था, मेरे गांव में तो एक था। बाद में मुझे पता चला, मैं जब बाहर गया कि मैंने पूछा, वो ब्राह्मण तो अभी यहाँ गांव में रहता नहीं, कहाँ रहता, क्या शहर चला गया। हाँ बराबर है, क्योंकि जैसे ये काशीराम जी का आंदोलन चला तो उसको लगा साला मैं अकेले घर का आदमी, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो संख्या जो है ये कब से महत्वपूर्ण हो गई, मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान ने हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, तो उससे संख्या महत्वपूर्ण है। जो पहले भी पैदा करते थे, हमारे पैदा करने में हमारे लोग तो सबसे आगे थे। संख्या क्यों ज्यादा है? हमारी तो संख्या ज्यादा है, मगर कोई गिनता नहीं था, कोई उसकी कीमत नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार का क्या कसौटी थी? क्या कसौटी थी?
अंग्रेजों ने कहा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंग्रेजों ने कहा प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना चाहिए तो वोट का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों को कहा 32 में, हम पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं है, टैक्स देने का सवाल ही नहीं है, तो टैक्स का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर तो 100% गए हम लोग, वोट का अधिकार खत्म। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध किया। किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो बाबा साहब अकेले आदमी थे जिसको समझ में आता था। उन्होंने कहा नहीं, ये इसके आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं, ये पढ़ा लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, संपत्ति और टैक्स के आधार पर वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने पूछा फिर क्या है, कसौटी क्या है? कहा कि हमारा आदमी पैदा होता है तो बताने के लिए हमारा आदमी पैदा हो गया ये मैं बता सकता हूं, उसका नाम है ये बता सकता हूं, वो 21 साल का हो गया ये बता सकता हूं, बस इतना ही है बताने के, बाकी है ही नहीं कुछ। उम्र के आधार पर उसको उन्होंने संवैधानिक लैंग्वेज में एडल्ट फ्रेंचाइज, प्राउड मताधिकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, तब से हमारा कुछ मूल्य हो गया। जो वोट का अधिकार है उसमें दो और अधिकार निहित है, शामिल है। तो कौन से दो अधिकार? राजा चुनने का, राजा बनने का, दो अधिकार शामिल हो जाए। काशीराम जी के आने के पहले हमारे लोग राजा चुनने का काम करते थे। काशीराम जी ने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, राजा बनना पड़ेगा। तुम राजा चुनने का अधिकार उपयोग कर रहे हो और दूसरे आदमी को राजा बना रहे हो। जवाहरलाल को राजा बनाया, फिर उसकी पुत्री इंदिरा गांधी को राजा बनाया, फिर राहुल गांधी को राजा बनाया। तो हमारे लोगों ने दूसरों को राजा चुनते थे। एक काशीराम जी ने समझाया हमारे लोगों को कि राजा चुनने का नहीं, राजा बनने का भी अधिकार है, और उन्होंने मायावती को राजा बनाकर दिखाया। तो ये जो संख्या है, ये संख्या का राजा बनने के साथ जोड़ लगाया बाबा साहब अंबेडकर ने। ये बाबा साहब अंबेडकर के 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है, उसकी वजह से इसका जोड़ उसके साथ लगा, अन्यथा हमारे पैदा होने का कोई मूल्य ही नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बदलाव कैसे होगा। आप बहुत आसानी से बदलाव चाहते हो, आसानी से बदलाव नहीं होने वाला। मैं अपनी उम्र के 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी,